नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान में जो हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे उसका आज सेकंड लेक्चर होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग देख जाएंगे कि पूरे क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डेली का डेली यही रूटीन रहने वाला है दोस्तों कि स्टार्टिंग में जो होगा हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में पूरा पढ़ने वाले क्या है। जैसे देखो यहाँ पर टॉपिक दे रखा है प्रकाश के स्रोत, फिर प्रकाश का उत्पादन व उत्सर्जन। देखो स्रोत का मतलब क्या होता है, प्रकाश हमको कहाँ से मिल रहा है, स्रोत में जानेंगे और इसका भी अच्छा खासा टॉपिक होने वाला है दोस्तों। फिर प्रकाश का उत्पादन व उत्सर्जन, मतलब कि प्रकाश का उत्पादन कैसे हो रहा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अगर आग को जलाते हैं तो वहां से भी देखो प्रकाश निकलेगा। फिर या तो अगर देख लिया जाए तो जैसे देखो ये सब क्या हो रहे हैं, प्रकाश ही तो दे रहे हैं ना, इसका उत्पादन कैसे होता है इसको हम लोग जानेंगे, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस जानना है। फिर उसके बाद दे रखा प्रकाश का गमन, मतलब प्रकाश के गमन में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की जो चाल है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन कहाँ पर, निर्वात में। और इसका पता कौन लगाया था, रोमर ने। तो यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न माध्यमों, मतलब प्रकाश का जो गमन है विभिन्न माध्यमों में, जैसे हम लोग निर्वात में देखे थे, मान लीजिए पानी में कितना होगा, फिर हवा में कितना होगा, ये सब पूरा का पूरा यहाँ देखने वाले हैं। फिर जो अगला लेक्चर होने वाला है, मतलब कि अगली टॉपिक जो होने वाली है, प्रकाश के माध्यम। प्रकाश के माध्यम का मतलब अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लें तो देखो, इसे मान लेते हैं कि जो कांच होता है, देखो कांच और दर्पण में डिफरेंस है। हम लोग ये टॉपिक पढ़े तो इसी में सब पढ़ेंगे, लेकिन कांच और दर्पण में डिफरेंस है। अगर हम लोग कांच की बात करेंगे दोस्तों तो वहां पर क्या होता है कि वो पॉलिश नहीं होता है। तो कांच में अगर हम लोग प्रकाश को मारेंगे तो आर पार हो जाएगा, प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, आर पार हो जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, दर्पण, दर्पण का मतलब कि जो हम लोग घर पर शीशा यूज करते हैं, अगर उस पर प्रकाश की किरण मारेंगे तो आर पार नहीं होगा, मतलब कि प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो दर्पण और कांच में डिफरेंस है। यहाँ पर देखो हम एग्जांपल अगर दें तो प्रकाश के माध्यम में, जैसे मान लेते हैं कि हमने कांच का एग्जांपल दिया, या तो शीशे का ग्लास ले लो, या तो आप लोग जो दीवार घड़ी होती है उसके ऊपर वाला जो कांच होता है उसमें अगर प्रकाश जा रहा है तो जो अंदर लिखा हुआ है देखो आराम से दिखाई दे जाता है। या तो हेडलाइट की बात कर लेते हैं, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उससे देखो अगर प्रकाश की किरण देखो आर पार हो जाती है, उसे बोलेंगे पारदर्शी। लेकिन दीवार क्या है, अपारदर्शी है। कुछ होते पारभाषक होते हैं, कुछ भाग तो प्रकाश का चला जाता है और कुछ क्या हो जाता है, वापस चला आता है। तो डिफाइन यहाँ पर करेंगे। फिर विशेष, विशेष का मतलब कि मान लेते हैं कि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर रखा जा रहा है, मतलब कि पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद विशेष को देखेंगे। फिर क्लास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हाँ, इससे ये याद आ गया कि अगली बेरी हम लोग क्या किए थे, एक क्वेश्चन HW दिए थे और आज भी HW का क्वेश्चन मिलेगा, बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो है अगली बेरी का जो लास्ट का क्वेश्चन था, कहा था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो उसका आंसर सिर्फ एक लोगों ने दिया था, एक बच्चा ही दिया था। तो आप लोग क्या करेंगे, उसका जो आंसर होने वाला है आप लोग लिख लेंगे, जो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा अगली क्लास में उसको जरूर करवा दिया करूँ। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाएंगे और उसको लिख लिया करेंगे। और कोशिश ये करिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें HW का। तो उसका आंसर होने वाला है 8 मिनट 20 सेकेंड। क्लियर है। चलो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो बनेगा, देखो आते अपने टॉपिक पर। चलो सबसे पहला टॉपिक ही है प्रकाश के स्रोत। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश के स्रोत में, चलो इसको हम लोग अपने समझेंगे। देखो पूरा का पूरा स्लाइड अपने से नहीं है, यहाँ पर हमको ज्यादा डिफाइन ही करना पड़ेगा। आप लोग इतने से काम नहीं चलने वाला, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग सोचे कितने से काम चल जाएगा, बहुत ही मुश्किल है। अभी इसमें हमको ज्यादा डिफाइन करना पड़ेगा। इसी में देखो प्रकाश के स्रोत की अगर मैं बात करूं, प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो प्रकाश के स्रोत में एक आ जाएगा दीप्त वस्तु और एक आ जाएगा अदीप्त वस्तु। देखो इसकी डिफिनेशन आप लोग लिखेंगे, हमने कहा ना हम पूरा काम नहीं करवा पाएंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो टाइप करा लिखने से कोई मतलब नहीं, आप लोग समझाने के लिए लेक्चर शूट होता है, कुछ नहीं। क्योंकि अगर लिखना होगा तो बुक में है अपना लिखिए, नेट से सर्च कर लीजिए दीप्त वस्तु किसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसको समझाने के लिए पूरा का पूरा लेक्चर शूट होता है। आप लोग ध्यान लगाकर इसको समझेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं, दीप्त वस्तुएं, और फिर क्या हो जाएगा अगला अदीप्त वस्तुएं। तो अगर हम लोग दीप्त की बात करें, देखो दीप्त है, दीप्त में जो होता है इनका स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश हो उसे हम लोग दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखो एग्जाम्पल तो हम यहाँ लिखने के लिए जगह बनाए हैं। देखो अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो दीप्त मतलब जिनका स्वयं का प्रकाश हो। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, देखो सबसे पहला तो हम लिखेंगे सूर्य व अन्य तारे। देखो
जैसे में देखो एक तो हो जाएगा सूर्य और एक सूर्य व अन्य तारे, अन्य तारे। और इसके साथ साथ और थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप लोग इसको साथ साथ लिखेंगे, समझा दे याद तो यही हो जाएगा, लेकिन आप लोग लिखे रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो दीप्त वस्तुओं का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम लोग दीप्त वस्तु कहेंगे। लेकिन इसका एग्जाम्पल देखा जाए तभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ना इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो सूर्य व अन्य तारे हो गए, और इसी में आप लोग लगा लेंगे बल्ब लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? बल्ब हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, ये सब आप लोग लिख लेंगे, इत्यादि हम कर दे रहे हैं। देखो ठीक, चलो फिर से सुनना। हमने कहा कि दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका क्या हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तुएं। अब दीप्त वस्तुओं का जो एग्जाम्पल होगा आप लोग लिखेंगे सूर्य व अन्य तारे। देखो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, तो जो अन्य तारे हैं वो भी तो क्या है, प्रकाश दे रहे हैं, और किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो रहे, उनका स्वयं का प्रकाश है। इसलिए हमने कहा ना जिनका स्वयं का प्रकाश होगा उसे क्या बोलेंगे? दीप्त। और बल्ब भी हो गया, इनका स्वयं का प्रकाश है, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, इनका क्या है? स्वयं का प्रकाश है। चलो इसको आप लोग क्लियर करेंगे, आप लोग हेडिंग बना के लिख लेंगे दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल लिखेंगे, अभी देखो पूरा का पूरा हम लोग इकट्ठा करेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। देखो फिर हम लोग बात कर लेते हैं अदीप्त वस्तुओं की। किसकी बात करेंगे? अदीप्त वस्तुओं की बात करेंगे। देखो ये जो है इसको आप लोग अलग कर लीजिए। अब अगर यहां पर अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक दूसरे से लगा हुआ है, तो आप लोग याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी अगर आप लोग इसके लैंग्वेज को समझ गए तो। इनका स्वयं का प्रकाश है, यहां स्वयं का प्रकाश नहीं है, स्वयं का प्रकाश, देखो स्वयं का प्रकाश ना हो, स्वयं का प्रकाश ना हो। देखो फिर से सुनेंगे, इनका स्वयं का प्रकाश था, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। अगर आप लोग उसको पूछ लेगा दीप्त वस्तु किसे कहते हैं या तो अदीप्त किसे कहते हैं, देखो आ का मतलब नहीं होता है, आ का मतलब नहीं। और नहीं कब लगाएंगे? जब किसी सार्थक शब्द के पहले आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? नहीं। हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, जब किसी सार्थक शब्द के पहले आ जाए तो उसका मतलब नहीं। अगर यहां पर स्वयं का प्रकाश है तो यहां स्वयं का प्रकाश नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो लिख लेंगे क्या? चंद्रमा, चंद्रमा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग लिखते हैं कुर्सी मेज, कुछ भी लिख सकते हैं, कुर्सी मेज पत्थर वगैरह कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनका स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, यहां तक बात क्लियर। एक दीप्त हो गया और क्या हो गया? एक अदीप्त। और बुक में यहीं तक दिया है, लेकिन हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि अब पढ़ रहे हो तो एकदम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक दीप्त हो गया और क्या हो गया? अदीप्त। यहाँ तक तो था आपके क्लास 10th वालों के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो जो दीप्त है, इनका स्वयं का प्रकाश है, इनको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। अगर हम लोग बात करें, देखो एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आ रहा है कि जो दीप्त वस्तु में सूर्य व अन्य तारे हो गए हैं, बल्ब हो गया इत्यादि, मतलब लालटेन वगैरह अपना लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि देखो दो भागों में डिवाइड करेंगे। जो सूर्य व अन्य तारे हैं, देखो ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, इसमें मनुष्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बात क्लियर हो गया? अब ये जो बल्ब है या तो लालटेन है या तो मोमबत्ती है, ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? इंसानों के द्वारा। तो जो वस्तु मतलब कि जो वस्तु इंसानों द्वारा बनाई जाएगी या इंसानों का हस्तक्षेप रहेगा उसे क्या बोल जाएंगे? कृत्रिम या तो मानव निर्मित बोल जाएंगे, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिनमें मनुष्यों का कोई हस्तक्षेप ना हो उसे क्या बोल जाएंगे? प्राकृतिक वस्तुएं, मतलब कि वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई, जैसे पेड़ पौधे हो गए, मनुष्यों को कोई हस्तक्षेप नहीं, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोल जाएंगे, मतलब प्राकृतिक वस्तुएं। इतनी बात हमें लग रहा है समझ में आ रही। तो देखो अगर इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम इसको अलग कर लें तो हम अब अलग करने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखो जो सूर्य व अन्य तारे हैं, सूर्य व अन्य तारे हैं वो क्या है? क्या है? जैव है। क्या है? जैव। मतलब देखो एक मिनट को ना, ये क्या हो गए? प्राकृतिक। अब प्राकृतिक में भी दो भाग। देखो अब अगर इसको हम अलग करें, देखो प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं, यहां पर क्या लिख लेंगे? देखो इसका अगर एग्जाम्पल लिखना होगा, सूर्य व अन्य तारे। देखो अब यहां से हम लोग इसको अलग करेंगे। और इसी में एक आता है जुगनू, जुगनू भी आता है, वो भी क्या है? प्रकृति के द्वारा ही बना है। जुगनू एक जीव होता है,
आप लोग देखें गर्मी में ना वो लाइट वगैरह उसमें देखो लाइट जलती रहती है ना, तो वो जीव है। अगर जीव है तो किसके द्वारा बनाया गया है? जीव है तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और उनका स्वयं का प्रकाश है, इसलिए क्या है दीप्त में रखे हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं, प्राकृतिक दीप्त वस्तु, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, सूर्य व अन्य तारे। अब इसी में आप लोग क्या लिख लेंगे? जुगनू, जुगनू। अभी उसको हम लोग अलग करके देखेंगे। अब जो कृत्रिम है, कृत्रिम का क्या लिख लोगे? बल्ब हो गया। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? बल्ब, बल्ब हो गया। मोमबत्ती लिख लेना, मोमबत्ती हो गई। और अगर हम लोग बात करें इसी में लिख लेना लालटेन वगैरह, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर देखना दीप्त वस्तुएं दो प्रकार, एक प्रकृति के द्वारा बनाई गई है और एक मनुष्यों के द्वारा। और जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई वो क्या हो गया? कृत्रिम। और जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया उसको क्या बोल दिया? प्राकृतिक। अब प्रकृति के कितने प्रकार के? दो प्रकार। कितने प्रकार? दो। एक जैव बनेगा और एक क्या बनेगा? अजैव। जैव का मतलब जिसमें जीव हो, तो जिसमें जीव होगा ऐसा जीव जिनका स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश होगा तभी तो दीप्त में रखेंगे। स्वयं का प्रकाश हो और वो जीव भी हो, तो क्या हो गया? जुगनू। जुगनू आप लोग देखे होंगे, जुगनू जो होता है हमने बताया ना कि वो क्या करेगा? प्रकाश देता है। मतलब रात को देखो वो टिमटिमाता रहता है, जैसे तारे टिमटिमाते रहते हैं उससे हो। तो यहाँ पर जो हो गया तो जैव हो गया। अजैव में क्या हो जाएगा? सूर्य व तारे। अगर मैं पूछूंगा कि जुगनू जो है दीप्त है कि अदीप्त, तो आप लोग कहेंगे दीप्त। और दीप्त क्यों है? उसका करेक्टर क्या है? क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश है। लेकिन फिर से अगर मैं पूछूंगा कि वो प्रकृति है कि मतलब प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, आप लोग क्या बताएंगे? प्राकृतिक। और प्राकृतिक में भी जैव है कि अजैव है, आप लोग बताएंगे जैव। इतना क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। चलो अगला हम लोग देख जाते हैं। देखो चलो अब देखो यहाँ पर दीप्त की कहानी क्लियर हो गई, दीप्त की कहानी क्लियर। अब अदीप्त के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो अदीप्त का क्या मतलब होता है? जिनका स्वयं का प्रकाश ना हो। हमने क्या बोला? यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल लिखा है, एक चंद्रमा था, कुर्सी, मेज, पत्थर, ईंट, कुछ भी लिख सकते हो, पंखा हो गया। यहाँ पर जो मतलब कि सब हैंगर वगैरह लगे हैं, कुछ भी, बुक्स भी बोल सकते हो, मोबाइल बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक अदीप्त, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे चंद्रमा। क्या लिखेंगे? चंद्रमा। जैसे में चंद्रमा। क्लियर हो गया? देखो फिर से हमने क्या बोला? तो चंद्रमा होता देखोगे प्रकाश देता है, लेकिन उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अगर उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तो उसे क्या बोल देंगे? अदीप्त। अब फिर यहाँ पर कृत्रिम, देखो ये तो क्या है? प्राकृतिक द्वारा। चंद्रमा कौन बनाया है? प्रकृति के द्वारा बनाया ना, उसमें इंसानों का हस्तक्षेप नहीं है, तो उसे क्या बोल देंगे? प्राकृतिक। और कृत्रिम की अगर मैं बात करूंगा, इनका स्वयं का प्रकाश ना हो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? कुर्सी मैंने लिखवाया था, आप लोग अपने से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुर्सी हो गया, मेज हो गया, किताबें हो गई, किताबें हो गई इत्यादि कर लेना। ठीक है, देखो कुर्सी, मेज, किताबें इत्यादि कर लेना। हो गया इतना? देखो अगर हम लोग इसको आगे करें और एक मेरी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, देखो किस तरह से हम लोग, एक मिनट रुक जाना। चलो देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो प्रकाश के स्रोत हैं, अगर मैं स्रोत के बारे में बात करूं, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जितना पढ़ाएंगे रिकॉल करें, टाइम जाए तो जाए, ये मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पर देखो एक बना क्या? दीप्त, और एक क्या बनेगा? अदीप्त। इस तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और तुरंत याद हो जाएगा। अब दीप्त के कितने भाग? दो। एक बनेगा आपका, देखो दीप्त में प्राकृतिक क्या बनेगा? प्राकृतिक दीप्त वस्तु। और एक क्या बनेगा? कृत्रिम, कृत्रिम। और प्राकृतिक में क्या था कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया था, अब कृत्रिम में मनुष्यों के द्वारा। यहां पर कितने भाग? दो। एक था जैव और एक था अजैव। इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर अपनी बुक में बनाएंगे। फिर यहाँ का था कृत्रिम। कृत्रिम में अगर हम लोग बात करें तो देखो प्राकृतिक हो गया, कृत्रिम, कृत्रिम में कोई भाग नहीं रहेगा। कृत्रिम की अगर हम लोग बात करेंगे कोई भाग नहीं रहेगा। कृत्रिम मतलब कि जो मनुष्य द्वारा ना बनाया गया हो। तो ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कि आपका क्या होगा? टार्च होगा, लालटेन वगैरह में लिखवाया हूँ। अब यहाँ पर कितने भाग? दो, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। एक बनेगा आपका प्राकृतिक, प्राकृतिक और कृत्रिम। क्या बन जाएगा? एक कृत्रिम बन जाएगा। प्राकृतिक में किसको लिखे थे? चंद्रमा को। कृत्रिम में कुर्सी, मेज, कुछ भी लिख जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला। ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ आते हैं अपने टॉपिक पे, अगली स्लाइड पे आते हैं। देखो अभी यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है?
देखो यहाँ पर तो चलो लिखा है कि प्रकाश का उत्पादन व उत्सर्जन। देखो प्रकाश का उत्पादन कैसे होता है, या किया है मतलब दोनों का सेंस सेम टू सेम है। अब यहाँ देख जाओ, हमने कहा कि प्रकाश का उत्पादन व उत्सर्जन। जस्ट मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, मान लेते हैं हम लोग आग जला रहे हैं दोस्तों, वहां से भी क्या प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब या तो देखो किसी भी पिंड को अगर हम लोग अत्यधिक गर्म करेंगे तो क्या करेगा, प्रकाश देने लगेगा। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे जो 100 वाट वाला बल्ब होता है, अगर आप लोग उसको देखेंगे, देखो उसमें एक टंगस्टन लगा रहता है, अगर आप लोग देखोगे उसके अंदर तो क्या होता है, प्रकाश जाता है, उसको हीट करता है, जब वो ज्यादा गर्म हो जाता है देखो प्रकाश देने लगता है। अगर हम लोग बात करें हीटर, देख जाओ सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही रहेगा जो आप लोग यूज कर रहे हैं, प्रकाश वो भी देता है। जैसे देखो हीटर जो होता है उसका तार जो होता है बहुत ज्यादा इसे लपेटे हुए रहता है, तो जब उसमें मतलब कि उसको विद्युत से जो है मतलब कि जब उसमें करंट प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, उसमें होता क्या है कि वो ज्यादा हीट हो जाता है। अब हीट होने के लिए उसको बहुत ज्यादा मोड़ के बनाया जाता है, ताकि क्या करे, जो प्रतिरोध अगर रहेगा, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो जल्दी हीट होगा, प्रतिरोध कम रहेगा तो हीट जल्दी नहीं होगा, इसलिए उसको लपेटे रहते हैं। जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है कि हीट हो जाता है, हीट ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, प्रकाश देने लगेगा, यही प्रोसेस है। अब यहाँ पर जो है अगर मैं सूर्य की बात करूं, देखो हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया, पहले लेक्चर में बताया कि जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। अब सूर्य में नाभिकीय संलयन हो रहा है, वहां पर जो है नाभिकीय संलयन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप वहां से क्या निकल रही है, एनर्जी भी निकल रही है और प्रकाश भी निकल रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। अब हाइड्रोजन से जब हीलियम में बदल रहा है तो वहां से क्या हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, जिससे ऊर्जा भी मिल रही है और क्या मिल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है। चलो इसको हम लोग समझ जाते हैं। देखो यहाँ जो लिखा है प्रकाश का उत्पादन या उत्सर्जन, जब किसी पिंड को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वह उसमें विकिरण व प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया, विद्युत बल्ब हो गया, कॉमा लगा लेना, फिर विद्युत हीटर इत्यादि। अब देखो यहाँ पर हमने हीटर का भी एग्जांपल दिया और विद्युत बल्ब का भी, वो भी देखो हीट होने के बाद क्या करता है, प्रकाश देने लगता है। अब प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी देता है, जो विकिरण लिखा है देखो यही तो गर्मी पैदा करेगा ना, हमने कहा उष्मीय विकिरण। हमने कहा कि जिसे देखो कोई भी चीज है अगर उसको हिट करोगे प्रकाश देता है और क्या देता है, उष्मा। उष्मा मतलब गर्माहट। 100 वाट बल्ब को अब आप लोग आधे घंटे लगा दो, हाथ से पकड़ के निकालने में हालत खराब हो जाएगी, जो होल्डर से निकालते हो तो दिक्कत हो जाती है, हाथ जल जाएगा। मतलब कि वो क्या करता है, उष्मा भी देता है और प्रकाश। तो वही है कि अगर हम लोग पिंड को, कोई भी पिंड हो, अगर उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रकाश देगा और क्या देगा, उष्मा। तो हम लोग प्रकाश पढ़ने तो प्रकाश को काम में ले लेते हैं। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल आप लोग देंगे। देखो अगला जो बन रहा है, देखो यहाँ से जो बनेगा इसमें देखो टाइप नहीं हो पाया है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर जो भी है उसको लिख देते हैं, आप लोग भी देख जाओ कैसे याद करोगे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, चलो देखो यहाँ पे जो बनेगा लिखा है प्रकाश का गमन। क्या लिखा है, प्रकाश का गमन। मतलब कि देखो निर्वात में तो सबको पता है, हम स्टार्टिंग में बता दिए थे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। मैं नहीं बता दिया था, मतलब रोमर ने बताया था, मैं तो समझा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो माध्यम है, देखो किस माध्यम में कितना उसका स्पीड रहने वाला है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। देखो यहाँ जो निर्वात है, अगर मैं निर्वात की बात करूँ स्टार्टिंग वाले क्लास में हो गया तो इसको आपको पता है, अगर इसको लिख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर निर्वात में जो था 3 × 10⁻0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही पढ़ा जाएगा, गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पढ़ लिए थे, और कौन बताया था, रोमन ने बताया था। चलो अगला, अब यहां से अगर हम लोग देखो निर्वात का मतलब वहां पर धूल के कण नहीं होंगे, वायुमंडल नहीं होगा, तो वहां प्रकाश की किरण तेजी से जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर बात कर लिया जल की, तो जल, अब देखो जल के अणु जो है पास पास होंगे, स्पीड क्या होगी, कम। अब कम कितना हो जाएगा, देखो 2.25 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात क्लियर है, ऐसे लगाते चले आओ सभी जगह, जो 10⁸ लगा है सभी जगह लगाते चले आओ। अब यही बदलने वाला है। उसके बाद तारपीन का तेल जो होता है, यहाँ देखो इसको कट कर लेना, एक मिनट, तेल क्या हो जाएगा, तेल। तारपीन का जो तेल बनने वाला है इसमें आप लोग लिखोगे 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी बात हमें लग रहा है क्लियर है। एक मिनट, देखो यहाँ पर
हमने क्या बोला 2.04 गुण 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहाँ? तारपीन का तेल। यहाँ देखो एक काम लगेगा, क्वेश्चन में काम लगेगा, इसलिए मैं लिखा हूँ, जितने का काम हो उतना मैं लिखती हूँ, बाकी आप लोग बुक से याद कर सकते हैं। फिर देखो जो हीरा है, अगर मैं हीरे की बात करूंगा, देखो हीरा और कठोर, इसमें जो होगा स्पीड और कम हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2.0 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक और बच रहा है दोस्तों, एक और बच रहा है। कौन बचा है? कांच। तो कांच क्या होगा? देखो कांच में तो और कम होगा, अगर मैं बात करूं कांच, अब कांच में कितना कम होगा, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 1.24, रुक जाओ इसको हटा ही देते हैं, चलो देखो 1.24 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो टाइप करने में प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम हो ना हो आपको समझने से मतलब है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने कहा इसको याद कर लो बस, और इसको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ याद करने के लिए दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर काम लगेगा ही, न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे कहीं कहीं क्वेश्चन में काम लगने वाला है। देखो निर्वात में प्रकाश चाल 3 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो हम लोग बताते हैं बार बार, कोई पूछा प्रकाश की चाल 3 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो कहाँ होता है यार, अपने यहाँ नहीं, हवा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात करें? निर्वात में बात करें। तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो गई? 3 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जल की अगर मैं बात करूं, जल में क्या होगा? घटेगा। फिर तारपीन के तेल में और कम हो रहा है, फिर किसमें? हीरा में और कम होगा, और कांच में सबसे कम। इतनी बात हमें लग रहा है क्लियर है। चलो आते हैं अगले स्लाइड पे, इसको याद करना है बस, यहाँ समझने की जरूरत है नहीं है। अभी प्रकाश के माध्यम, देखो यार प्रकाश के माध्यम की अगर मैं बात करूं तो देखो 3 माध्यम होंगे, पहला पारदर्शी, फिर अपारदर्शी, फिर पारभासी। देखो यहाँ लिखा पारदर्शक, और फिर क्या लिखा? अपारदर्शक, और फिर क्या लिखा? पारभासी। देखो यहाँ से हेडिंग बना लेना, उसके बाद हम समझा रहे इसको, उसके बाद ही पढ़ेंगे। देखो ये पूरा का पूरा एक हेडिंग बनेगा, तो दूसरा बनेगा यहाँ से बन रहा है, और जो थर्ड वाला यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि प्रकाश के जो माध्यम होंगे, कितने माध्यम होंगे? 3, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी, और एक क्या हो जाएगा? पारभासी। जो पारदर्शी होगा, जिन वस्तुओं से, इसको समझेंगे, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरण का लगभग 100% भाग आर पार हो जाए, मैं लगभग लगा रहा हूं, 100% कोई भी चीज सही नहीं होती है, तो आप लोग 100% नहीं बोलोगे। कहां पर 100% आएगा? प्रकाशिक तंतु में आएगा तो वहां पर आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग बताएंगे कि जिन वस्तुओं से लगभग प्रकाश का 100% भाग आर पार हो जाए, इसे क्या बोल जाएंगे? पारदर्शी माध्यम। जैसे आप लोग अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं जो चश्मा पहना हूं, इसका जो एक कांच लगा है, एक ऐसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है, और पड़ने के बाद देखो आर पार ना होती तो हमारी आंखों पर ना पड़ता, और जब हमारे आंखों पर ना पड़ता तो हम वस्तुओं को देख ही ना पाते। तो सीधी बात है कि एक ऐसा माध्यम होगा पारदर्शी। या तो जो दीवार घड़ी लगी होती है आपके घर में, उसका जो स्टार्टिंग जो शीशा लगा होता है, फाइबर का रहता है, शीशे का रहता है, आप लोग उसको देखेंगे, वो भी क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। क्योंकि प्रकाश की किरण अगर उस शीशे के दूसरी तरफ ना जाता तो हम लोग टाइम को ना देख पाते, वो भी क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। या तो आप लोग गाड़ी की हेडलाइट की बात करेंगे, लाइट जलता है, बाहर निकलता है ना, देखो हेडलाइट से बाहर आता है, अगर वही पुतैया कर दो, पॉलिश कर दो, तो क्या होगा? बाहर नहीं दिखाई देगा, सीधी बातें है। और जब बाहर नहीं दिखाई देगा तो कौन सा माध्यम बन जाएगा? अपारदर्शी। कैसी वस्तु हो जाएगी? अपारदर्शी। मतलब कि जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणों का लगभग 100% भाग आर पार हो जाएगा, उसे बोल देंगे पारदर्शी। लेकिन जिस वस्तुओं से प्रकाश की किरणों का तनिक भी भाग आर पार ना हो, उसे क्या बोल जाएंगे? अपारदर्शी। जैसे दीवार हो गया, दीवार की अगर मैं बात करूंगा तो उस पर प्रकाश की किरण लगाओ और दूसरी तरफ जाकर देखो, वस्तु नहीं दिखाई देगी, सीधी बातें है। तो कैसा हो गया? अपारदर्शी। अब यहाँ पर एक बनेगा पारभासी। देखो पारभासी जो है दोनों का गुण अपना के रखा है, पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों का गुण अपना है। तो ऐसे बताएंगे, जिन वस्तुओं से लगभग प्रकाश का कुछ भाग तो आर पार हो जाए तथा कुछ भाग क्या हो जाए? या तो अवशोषित हो जाए या तो रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब परावर्तित हो जाए या तो वापस चला जाए, उसे क्या बोल जाएंगे? उसे बोलेंगे पारभासी। देखो दोनों का गुण है। तो चलो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल भी देख जाते हैं। हमने पारदर्शी का एग्जाम्पल बताया, अपारदर्शी का। पारभासी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो होता है, घिसा हुआ कांच ले लो या तो तेल में डुबाया हुआ कागज। चलो घिसे हुए कांच की बात करें, कांच है यही है, अगर जो ये चश्मे का जो कांच लगा, अगर इसको हम घिस दे तब प्रकाश लगाओगे तो अभी की अपेक्षा आपको धुंधला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण
पूरी तरह से आर पार नहीं हो पा रही, कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जा रही है या तो अवशोषित हो जा रही है। चलो इसको समझ जाते हैं। देखो आप लोग देखो बुक में लिखेंगे प्रकाश के माध्यम, फिर पहला दूसरा तीसरा। देखो पहले में क्या करेंगे, पारदर्शक माध्यम। देखो पारदर्शक वस्तु, जिन वस्तुओं को प्रकाश की किरणें पार कर लेती हैं उसे क्या बोल जाएंगे, पारदर्शी। जैसे जल हो गया, चलो पानी का एग्जाम्पल देख जाते हैं। आप लोग क्या करेंगे कि घर पर जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी के नीचे एक सिक्का रख दो, देखो सिक्का आराम से दिखाई दे सकता है। अब क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरण पानी को पार करते हुए उस सिक्के पर पड़ रही है और सिक्के से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, पानी कैसा माध्यम हो गया, पारदर्शी माध्यम। अब गंदे पानी की बात नहीं, स्वच्छ जल की बात हो रही है। वो जो किचड़ा पानी रहेगा, जो किचड़ा रहता है, जिसे मान लेते कहीं पानी उसमें बच्चे गए, उसमें खूब इधर उधर मतलब कि पैर से खूब उसको मिला दिए, उसी में खूब उसी में खेल रहे हैं, वो क्या होगा, वो पारदर्शी माध्यम नहीं होगा, वो पारभासी आप लोग उसको बोलेंगे। अब यहाँ एक वायु हो गया, वायु तो है ही, अगर प्रकाश की किरण आर पार ना होती, प्रकाश किरण आर पार ना होती तो हम वस्तु को देख ही ना पाते। उसके बाद एक बचा है कांच, कांच का एग्जाम्पल दे दिए हैं। अपारदर्शी वस्तु, जिन वस्तुओं को प्रकाश की किरणें भेद नहीं पाती हैं, अब भेदने का मतलब आर पार नहीं कर पाती है, उसे क्या बोल जाएंगे हम लोग, अपारदर्शी वस्तु। जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया और क्या हो गया, किताब। ये सबसे प्रकाश की किरणों का तनिक भी भाग आर पार नहीं होगा। चलो आगे देख जाते हैं। अच्छा पारभासी, जिन वस्तुओं से होकर किरणों का कुछ भाग तो आर पार निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग अवशोषित या परावर्तित हो जाता है। जैसे घिसी हुई कांच, और क्या हो जाए, तेल में डुबाया गया कागज। तो देखो घिसी हुई कांच, हमने कहा ना कांच को घिस दो, प्रकाश की किरण पूरी तरह से आर पार नहीं होगा। लेकिन जो तेल में डुबाया गया कागज, आप लोग इसको घर पर ही कर सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोग दिए से पढ़ रहे होते हैं, जो लालटेन वगैरह होता था, अगर गलती से गिर जाता था और किसी पेज पर पड़ जाता था, कापी या किताब पे, उसको सुबह देखोगे तो दूसरी तरफ भी दिखाई देता है, लेकिन कैसे दिखाई देता था, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता था, साफ नहीं दिखाई देता। मतलब कि धुंधला दिखाई देने का मतलब क्या, प्रकाश की किरण पूरी तरह से उधर जा ही नहीं रही है, दूसरे तरफ प्रकाश की किरण पूरी तरह से नहीं जा रही है, तो क्या होगा, धुंधला ही दिखाई देगा। और अगर इसमें जो कांच है, कांच की बात करें, पूरी तरह से आर पार हो रही है, इसलिए वस्तुएं हमको क्या दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब साफ सुथरा दिखाई दे रही है, स्वच्छ दिखाई दे रही है। देखो तो अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। देखो बात ऐसे वीडियो में बना रहा था और ऑफ हो गया कैमरा और मैं पूरा का पूरा बोल दिया, इसको मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। चलो लास्ट टॉपिक है आपका विशेष, विशेष के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखोगे, 4000 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होता है, 7500 एंगस्ट्रॉम तक। देखो अब यहाँ पर एक चीज और करेक्शन कर लेना, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नहीं लिख लेना, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। देखो हमने कहा दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से, जो एंगस्ट्रॉम है तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है। जैसे दूरी को हम लोग मीटर में माप ले रहे हैं, समय को सेकंड में माप ले रहे हैं, उसी तरह से तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस में मापेंगे, एंगस्ट्रॉम में। जो तरंग दैर्घ्य है कहाँ से, 4000 से कहाँ तक, 7500 तक, जहां तक अगर रहेगा तो हम लोग वस्तुओं को देख पाएंगे इनकी उपस्थिति, नहीं तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। जैसे अल्फा किरण हो गया, बीटा किरण हो गया, गामा किरण, ये सब तो हम लोग क्या दिखाई कहाँ देता है, इसका यूज तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टरी वगैरह में करते हैं। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर लिखना। ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। देखो लिखा है कि सूर्य से लगातार ऊर्जा उष्मा व प्रकाश, हमने कहा था ना, जिससे देखो वहां पर क्या हो रहा है, सूर्य में अगर देखा जाए नाभिकीय संलयन हो रहा है। अब नाभिकीय संलयन का मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम को जुड़ा जा रहा है, उसके जो नाभिक है जुड़ रहे हैं। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या, नाभिक जुड़ रहा है। देखो सूर्य से लगातार ऊर्जा के उत्सर्जन का कारण सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन, कौन सी क्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन, मतलब कि हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन है किसमें परिवर्तित हो रहा है, हीलियम में। उसके नाभिक जुड़कर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, हीलियम में, जो कि एनर्जी जनरेट हो रही है। और जब ऊर्जा जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या निकलेगी, उष्मा और प्रकाश। मान लेते हैं हम अगर आग जला रहे हैं, उसमें क्या होगा, उष्मा निकलेगी। उष्मा का मतलब क्या होता है, गर्माहट। क्या होती है, गर्माहट मतलब हीट पैदा करेगा, और उसके बाद जब हीट पैदा होगा तो क्या होगा, प्रकाश अपने आप निकलने लगेगा। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलो जैव प्रकाश का स्रोत फिर से आया है, अब इसको हम लोग बढ़िया से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर उधर पढ़े हैं तो यहाँ पर इसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। देखो ये जो जैव प्रकाश स्रोत है, हमने कहा है दीप्त वस्तु के प्रकार है कि अदीप्त, आप लोग बोलेंगे दीप्त, क्यों, क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश होता है। फिर
प्राकृतिक है कि कृत्रिम? आप लोग कहीं जीव है, जीव कृत्रिम नहीं हो सकता, कैसा है? प्राकृतिक। प्राकृतिक में भी जैव की अजैव, जैव है, सीधी बातें हैं। तो ऐसे जीव जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करें उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रकाश स्रोत। जैसे जैसे इसको हटा देना, ये इसको हटा दो, यहां पर इसको सॉल्व करने क्या? जुगनू। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे? जुगनू। इतनी बातें क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देख जाते क्या रखा है। चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन। देखो लिखा है कि कोशिश करेंगे आप लोग पहले अपने से आंसर करेंगे, रोक के अपने से पूरा ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करने के बाद ही देखेंगे वीडियो को। देखो यहाँ पर जो लिखा है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो नहीं हो सकता है, इसका नाम भी अभी हम लोग जब से पढ़े नहीं। हाँ न्यूटन का नाम आया था, लेकिन न्यूटन ने मापा नहीं था। न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने बताया था प्रकाश क्या है? कण है। देखो यहाँ पर तो कौन? रोमर। हाँ रोमर की बात करेंगे। और जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने सिद्ध किया था प्रकाश क्या है? कण है। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? हम लोग किसकी बात करेंगे? रोमर की बात करेंगे। आगे ऑप्शन में देख लिया करो कौन सा नहीं हो सकता है, ये भी जरूर ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। देखो प्रकाश तरंग है, कौन बताया था? हाइजेंस ने। प्रकाश कण है, कौन बताया था? न्यूटन ने। लेकिन प्रकाश तरंग है सिद्ध कौन किया था? यंग ने। अब प्रकाश कण है ये कौन सिद्ध किया था? आइंस्टीन ने। लेकिन हम लोग लास्ट वाला जो देखे थे, जो स्टार बना के देखे थे कि निष्कर्ष में आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन। अगले पर आते हैं। क्वेश्चन सभी बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य नहीं। देखो हम लोग बोले थे कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, और वहीं पर मैं लिखवाया था प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। देखो अनुप्रस्थ। देखो यार, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, तरंगे दो प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगों का जो प्रकार होगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो किसके प्रकार है? अनुप्रस्थ तरंग के। इसलिए अगर कोई पूछ लेगा प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, आप लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ साथ कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ, क्योंकि अनुप्रस्थ से ही विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हुई, तो दोनों सेम रहेगा। अगला देख जाते हैं। कंपटीशन क्वेश्चन आया था अभी जस्ट, बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो उसने क्वेश्चन पूछ रखा था। चलो आगे देख जाते हैं। देखो यहाँ पर देखो लिखा, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? यार पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें होगा? निर्वात में, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे ना किसमें कितना होने वाला है, तो किसमें कितना था। तो यहाँ पर क्या था? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? कहाँ? निर्वात में, जहां पर वायुमंडल वगैरह ना हो, धूल के कण ना हो। अगले पर आते हैं। अब 5th नंबर क्वेश्चन जो है क्या रखा है कि कहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। देखो यार, जो प्रकाश है ना, जो प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की जो गति है ना, वो तापमान पर निर्भर नहीं करती। तापमान घटा दो, बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या रहेगा? वैसी ही रहती है, जैसी है वैसी ही रहेगी। भाई आप लोगों को रोकने के लिए कोई पूछ लेगा, चलो बताओ प्रकाश की चाल जो है अभी 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड है निर्वात में। कहते हैं हम ताप को बढ़ा रहे हैं, ताप अभी कितना था? मान लेते 30 सेल्सियस है, अब वो कहते हैं हम 50 कर दिए, तो बताओ अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है, जितनी थी उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या था? ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी, बल्कि जैसी थी वैसी ही रहेगी। आगे देखना 6 में क्या दे रखा है? कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, हाँ सत्य लग रहा है। चलो फिर ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। आकाशीय पिंडों का वेग, नहीं। रॉकेट का वेग, नहीं। तो बताओ कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना, असत्य को नहीं। आप लोग अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इस पर जरूर ध्यान देंगे, कौन सत्य है कौन असत्य है। क्योंकि अभी आप लोग अगर 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहा है। ऑब्जेक्टिव आपका देखो, ये जरूर ध्यान दे जाना, कौन सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जरूर 1-2 नंबर गलत करके आ जाते हैं। आप लोग ध्यान देंगे। तो क्या पूछा है? सत्य। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अगले पर आते हैं। 7th नंबर लिखा है कि वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि
कारण देखना है, वे अपारदर्शी होती हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। वे आंशिक रूप से छाया में होती हैं, वे सूर्य से प्रकाश को शोषित करती हैं। अगला, उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित होता है। फिर अभी इस पर देखो, ये तो हम लोग पढ़े हैं, प्रकाश किरणें उनकी सतह को छेदती नहीं है। देखो हमने बताया था कि एक हेडिंग बनाए थे, वस्तुएं हमको कैसे दिखाई देती हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के उपरांत वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वही प्रोसेस पूछा है कि वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित होता है। ये आपका सही होने वाला है, ऑप्शन डी। अगले पर आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो यहां लिखा है आइंस्टाइन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। तो मैंने बताया था कि जो प्रकाश कण है, कौन कहा था, न्यूटन ने, लेकिन सिद्ध कौन किया था, आइंस्टीन ने सिद्ध किया था 1905 में। इसलिए देखो 1903 और 1905 के बीच में सिद्ध किया था, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1905 में। और किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए, विशेष उसमें नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए क्या आइंस्टाइन को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1905 में। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ लिखा है चंद्रमा किस तरह का पिंड है, दीप्त है, अदीप्त है, आग का गोला है, इनमें से कोई नहीं। आग का गोला तो नहीं हो सकता है दोस्तों, इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दीप्त का मतलब जिनका स्वयं का प्रकाश हो, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, अदीप्त। अदीप्त में भी प्राकृतिक की कृत्रिम, तो आप लोग बताएंगे प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो इस पर टाइम नहीं, कोई बात नहीं। तो HW के लिए आज क्वेश्चन नहीं दिया गया दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। जितने भी टॉपिक पढ़ाया गया आप लोग इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। बुक का भी क्वेश्चन लेकर बैठो, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि ना अभी तक हम लोग बेस को कंप्लीट कर रहे थे, एक बैकग्राउंड बना रहे थे। अब जो अगला लेक्चर होगा वहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट आएंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, जो आपके पाठ का नाम है। मैं तो यहाँ पर प्रकाश एक एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ दिया हूँ दोस्तों। अगर मैं प्रकाश की बात करूँ, एक एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ दिया, अभी तक इसी पर डिस्कशन हो रहा था। अब जो अगला लेक्चर होगा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पर बात होगी, और अच्छी सी बात होगी, याद तो यही करवाएंगे। थोड़ा सा टाइम 10-5 मिनट ज्यादा लग जाएगा मेरे वीडियो में, लेकिन हाँ याद तो यही करवा देंगे दोस्तों। तो अगला जो लेक्चर होगा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।